नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शॉर्ट मंत्रा के अंदर। और इसमें हम कवर करते हैं आपकी एजुकेशनल नीड्स को, जिसमें हम आपको कई सारे सब्जेक्ट्स को काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग कराते हैं, जिससे आप उन्हें अपने एग्ज़ाम में बेटर देन बेटर करके कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक नीति। दोस्तों, ये बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पब्लिक पॉलिसी। और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज पब्लिक पॉलिसी के मेन कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस के बारे में। डिटरमिनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इम्पैक्ट, सोशियल और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं और काफ़ी शॉर्ट में समझने वाले हैं। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है इस टॉपिक से कि व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं कि लोक नीति क्या होती है। तो लोक नीति को समझने के लिए हमें इतनी बारीकी से समझना होगा कि लोक नीति वह नीति होती है जिसके तहत सरकार अपने देश की जनता का विकास करती है, जिसमें वो शिक्षा, स्वरोजगार, रोजगार के साथ स्वास्थ्य और उसके साथ जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सब के सॉल्यूशंस को एक नीति के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाती है। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लोक नीति वह नीति है जिसके तहत सरकार अपने देश की जनता के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उपयुक्त समय पर नीतियां बनाकर समाधान करती है, वह लोक नीति कहलाती है। इसे हम दूसरी तरीके से शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा आम जनता के हित में बनाई गई नीतियां को ही लोक नीति कहलाती हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनके अलावा भी कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार इस नीति को समझाया है। तो चलिए हम समझते हैं उन विद्वानों के द्वारा। सबसे पहले हमारे जो विद्वान हैं डेविड ईस्टन, वो उनका कहना है कि संपूर्ण समाज के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि का अधिकाधिक विनियोजन करना ही लोक नीति कहलाता है। दोस्तों, अधिक से अधिक धनराशि को हम खर्च करें अपनी संपूर्ण समाज के लिए जिसने हमें चुना है, यानी कि जिस जिस सरकार को आपने बनाया है, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं और वो सरकार आपके एक्सपेक्टेशंस के लिए आपके ऊपर खर्चा करती है, तो उसी को ही लोक नीति कहा जाता है। हैंज यूला एंड केनेथ प्राइवेट के अनुसार एक परिभाषा आती है कि उनके अनुसार नीति को ही स्थायी निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। थॉमस आर डे के अनुसार कि सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे वह लोक नीति है। यानी सरकार इज इक्वल टू आम जनता, क्योंकि आम जनता ही सरकार को चुनती है और जो सरकार सोचती है या नहीं सोचती है, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आम नागरिकों के ऊपर, क्योंकि उनकी डिमांड के अलावा सरकार अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करती, उनकी डिमांड के अनुसार चलती है। तो सरकार कुछ करना चाहे या ना करना चाहे, वह सब लोक नीति के अंतर्गत आता है। रॉबर्ट आइंस्टीन के अनुसार भी एक डेफिनेशन आती है कि सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध ही लोक नीति कहलाता है। अगर सरकारी वर्ग अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ते हैं और उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, तो वह एक लोक नीति के रूप में जाना जाता है। हर विद्वान का कुछ ना कुछ अपना मत था। हम समझ चुके हैं कि हमने सरकार को बनाया और सरकार ने हमें सुविधाएं देने के लिए जो नीतियों का प्रयोग किया, उन्हें हम लोक नीति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ में क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। यानी कि सरकार नीतियों के माध्यम से कोई भी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम करने के लिए हमें एक रणनीति बनाई जानी चाहिए, और उस रणनीति के माध्यम से हम सभी के लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल बनाना चाहें, तो उनके लिए हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं लोक नीति। इसमें कहने का मतलब ये है कि सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है। यदि कोई सरकार उदारवादी नीतियों का निर्माण करती है तो उसे हम उदारवादी कहेंगे। यानी कि उदारवादी के अलावा भी कई सारी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सरकार उदारवादी या उदारवादी शासन करती है तो उसे उदारवादी शासन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समाजवादी नीतियों का निर्माण करती है तो उसे हम समाजवादी सरकार कहेंगे। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है।
लोक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आवश्यकता अनुसार बदली जा सकती है। यानी कि जब जब लोक नीति में बदलाव की चेष्टा की रखी जाएगी, तब तक हम उस नीति को बदल सकते हैं, या उसमें बदलाव कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा एक नई नीति को लाकर रख सकते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उसके स्वरूप वैसे ही बदल ली जाती है। ठीक है। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है, यानी सीधा सीधा संबंध ये है, लोक नीति का सीधा सीधा कंसेप्ट ये होता है कि वो लोगों के हित के लिए काम करती है। इसलिए सदैव लोक हित को ध्यान में रखकर ही लोक नीति बनाई जाती है। यानी कि आम जनता को सेवाओं और सुविधाओं को ध्यान में देकर ही लोक नीति का निर्माण या निर्णय किया जाता है। इसका उद्देश्य लोक कल्याण है, यानी इसका सीधा सीधा पर्सपेक्टिव यही होता है कि हम आम जनता को प्रॉफिट दे सकें, उनके लिए हम सुविधाएं ला सकें। यह भविष्योन्मुखी होती है। लोक नीति वर्तमान में की अपेक्षा भविष्य पर केंद्रित होती है। लोक नीति हमारे आज के पर्सपेक्टिव से लेकर इन फ्यूचर टर्म्स तक आधारित होती है। वो आज को कम ध्यान में देकर बल्कि फ्यूचर को ज़्यादा ध्यान में देकर बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज में सुविधाएं नहीं देगी, सरकार देती है, पर उसका इम्पैक्ट हमें लंबे समय में मिलता है। नीतियाँ ऐसे बनाई जाती हैं जिससे हम लंबे समय तक उनका लाभ लिया जा सके तथा भविष्य जुड़े उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं। इन फ्यूचर जो आपने बनाकर रखे होते हैं रेगुलेशन कि हम अगले 5 सालों में इस लेवल तक पहुंचने वाले, तो उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए भी लोक नीति का प्रयोग किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी का उपयोग इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। लोक नीति दिशा निर्देशित रेखांकित करती है। लोक नीति जो होती है वो एक डायरेक्शन में रहती है, यानी कि जैसे कि आज हम डिसाइड करें कि अगले 5 सालों में हमें अपने देश की परिस्थिति को इन हालातों से निकालकर इस हालात पर लेकर जाना है, तो ये एक दिशा रेखांकित करती है जिससे हम अगले आने वाले कुछ समय जो हम निर्धारित करते हैं उस समय में हम उस पॉइंट को अचीव कर लेते हैं। लोक नीति इस अचीवमेंट का काम करती है। लोक नीति दिशा निर्देश देती है, यह हम समझ चुके हैं, ताकि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन करे और लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा करें। यानी कि एक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं शासन की इस नीति के द्वारा, और उसी का प्रयोग करके शासन और आम जनता अपना विकास कर रही है। ठीक है। लोक नीति विभिन्न संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी के सहयोग से के परिणाम है। लोक नीति निर्माण में केवल सरकार ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भागीदारी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लोक नीति विभिन्न संगठनों के सरकारी एवं गैर सरकारी के सहयोग का परिणाम, यानी कि सरकार नीतियां बनाती है और लोगों तक डिप्लॉय करती है। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक नीतियों का पहुंचना और पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, हमारी कई कोशिशों के बाद भी हम उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकते, यानी सरकार उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकती। तो इसमें गैर सरकारी माध्यम कई बनते हैं, जैसे एनजीओस होते हैं, प्राइवेट एनजीओस होते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्टफुल काम करती हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर छोटे छोटे एनजीओस चलते हैं, इसमें आपके बच्चे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर बूढ़े सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और लोक हित के लिए वो काम करते हैं। चाहे फिर वो गरीब बच्चों का खाना हो या किसी भी तरीके की छोटी मोटी हेल्प जिसे हम कर सकते हैं। कभी कभी हमने देखा हो कि एनजीओस बड़ी बड़ी सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उन्हें डिप्लॉय करने का काम भी करती है। जैसे लोग अभी अशिक्षित हैं तो उन्हें शिक्षित करना, किसी एक नीति के लिए, किसी एक चीज़ के लिए उन्हें शिक्षित करना, जो कि काम एनजीओस करते हैं। तो जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ सरकार के द्वारा एनजीओस पहुँच जाते हैं, और भी कई सारी संस्थाएं होती हैं जो कि इन सब का काम करती हैं, जिससे हमारा लोग जो हमारी आम जनता उसका फ़ायदा होता है उसको हम एजुकेट कर सकते हैं। लोक नीति इसी तरह बनाई जाती है कि उसका कोई ना कोई परिणाम निकले, वह परिणाम की पूर्ति करे, इसलिए यह परिणाम उन्मुख कहलाती है। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। इस नीति को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका कोई ना कोई एजेंडा हो, उसका कोई ना कोई रिजल्ट हो जो कि हमारे सामने आए, और हमने किसी न किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस कर रखी होती हैं अपने फ्यूचर से। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इस तरीके की पॉलिसीज़ का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये परिणाम उन्मुख कहलाती है। चलिए दोस्तों, आई थिंक मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग इनकी लोक नीति की विशेषताओं को आसानी से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक नीति का महत्व समझते हैं। लोक नीति के अध्ययन में से इसके सृजन, विकास तथा परिणाम के विषय में जानकारी मिलती है।
जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था व समाज के विषय में समझ विकसित होती है। लोक नीति का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसका महत्व समझाता है कि लोक नीति का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। इसके अध्ययन से हमें इसके सृजन यानी इसके सोचने की क्षमता पता पड़ती है कि ये किस तरीके से सोचती है। यानी कि लोक नीति जैसे विषय को पढ़ने से आपको सरकारी विचारधारा को समझने में आसानी होती है, विकास तथा परिणाम के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे आज के समय में कई सारी ऐसी हैं जो पब्लिक पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। देश के अंदर कई सारी पब्लिक पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो देश के अंदर लाई जाती हैं आम जनता के विकास के लिए। तो उनका विकास हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वो एक्चुअल में चल पा रही है या फिर सिर्फ लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, इस चीज़ की हमें जानकारी इस विषय से मिलती है, जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था व समाज के विषय में समझ विकसित होती है। हम हमारी पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर इस विषय से पढ़ने से हमारी समाज की व्यवस्था का हमें बिल्कुल पूरी तरीके से ज्ञान मिलता है तथा इससे हमें आगे काम करने की समझ विकसित होती है। अगर जैसे कि सरकार कोई एक्शन लेने वाली है तो अगर हम उस विषय में जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोक नीति का राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्व होता है। किसी राज्य की लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोक नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोक नीति का राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्व है। लोक नीति जो होती है वो आम जनता के लिए बनाई जाती है। उसमें एक ऐसी रणनीति बनाई जाती है जो कि राजनीतिक यानी कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आम जनता के लिए भी काफ़ी होती है। किसी राज्य की लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोक नीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जैसे मान सकते हैं हम किसी एक राज्य को ले लें, जैसे आज के टाइम हम समझ लें कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वह इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। अगर बाकी पॉपुलेशन से अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। ये किसी राज्य के बारे में बातचीत की जा रही है जहाँ पर हम किसी एक राज्य के प्रति अपने दायित्वों को समझते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाते हैं कि अगले इतने समय में हम अगर इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं, तो शायद हम बाकी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। जितना फंड्स हैं, जितनी वहाँ पे वर्क फोर्स है, जितना हमारा गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। तो इसी तरीके से एक रणनीति बनाई जाती है जो लोक नीति के रूप में लोगों के सामने उनकी मदद के लिए सामने आती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लोक नीति प्राथमिक तौर पर जनता की समस्याओं से संबंधित होता है तथा लोक नीति के माध्यम से ही इनका समाधान भी प्रयास किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें तो इनमें कही जाती हैं कि लोक नीति प्राथमिक यानी प्रायोरिटी ही यही रहती है कि हम आम जनता की समस्याओं को सुने तथा उनकी समस्याओं का सीधा समाधान किया जा सके। लोक नीति में समाधान कभी एग्जैक्ट सीधा नहीं होता, उसमें एक प्रोग्रेस होती है जिसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन माध्यमों से उसमें आगे हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति को करते हैं। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए कि आप एक गरीब फैमिली से आते हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर आप उसके लिए फ़ंड कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एकदम सारा फ़ंड कलेक्ट कर पाएंगे। आपको उस फंड को कलेक्ट करने के लिए एक समय अवधि निर्धारित करनी होगी तथा अपनी इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा बचाने की शुरुआत करनी होगी। हम उन कुछ हिस्सों को जोड़कर आगे वाले समय में उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरीके से लोक नीति का निर्माण किया जाता है। इसके संबंध में यही होता है कि ये इस तरीके से समाधान करती है कि आने वाले समयों में हम वहाँ तक पहुँचकर उस चीज़ के लक्ष्य को अपने पास एक्यूरेट पा सकें। तो हम अगला पॉइंट पे आते हैं कि लोक नीति का उद्देश्य ऐसी नीतियों का निर्माण करना होता है जिससे समाज के लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि व विकास हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऊपर जो हम समझ के आ चुके हैं वही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम फिर समझेंगे कि इसका निर्माण ऐसी नीतियों का करना होता है जो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि व विकास करे। वृद्धि सुविधाओं की, विकास भी सुविधाओं का। हम वृद्धि सुविधाओं की इस तरीके से कर सकते हैं कि लोग उनसे डेवलप्ड हो सकें, उनसे प्रताड़ित ना रहें, उनसे मेंटली डिसअवेयर ना रहें। हम उनकी अवेयरनेस के साथ साथ कंट्रीब्यूट करते देश के विकास में हाथ बटा सकें। आज के टाइम पर कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारा वर्क लोगों को प्रेजेंट कर रही है, लोगों के सामने सर्व कर रही है, पर आम जनता में से कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें क्या क्या प्रॉफिट दे रही है।
तो वहाँ इस चीज़ में विकास नहीं हो पा रहा है। ना तो आम जनता गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट हो पा रही है, ना ही गवर्नमेंट आम जनता के साथ कोलैबोरेट हो पा रही है। तो वृद्धि व विकास इन दोनों तरीकों का कॉन्ट्रीब्यूशन ही है जो कि नीति निर्धारक गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में बना रहे। तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, देश के विकास में लोक नीति की भूमिका। किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित लोक नीति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोक नीति जो है वो देश के विकास की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जिससे समाज और उसकी आर्थिक व्यवस्था दोनों ही से लेना देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर एक नीति के तहत अगर हम नहीं चलेंगे तो हम अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लेंगे और मे बी नहीं कर पाएंगे। ऐसी दो कंडीशंस हो जाती हैं, हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते कि कोई चीज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट हम ये हायरार्की फॉलो करते हैं जैसे पब्लिक पॉलिसी की, जिसमें हम अपने आप के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख कर अगले एक्सपीरियंस के प्रति अपना दायित्व दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एक देश के लिए, जो वहाँ की आर्थिक और वहाँ की सामाजिक विकास और उसकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, मैं समझ चुका हूँ कि आप इसके महत्व भी समझ चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक नीति के निर्धारक। ये सीधा पॉइंट सरकार की ओर डिनोट होता है, जो कि सार्वजनिक नीतियों का निर्धारक जो भी निर्धारण करते हैं उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक नीति कभी भी दृढ़ता से जनता की राय, पैरवी, विरोधी पार्टी संतुलन, राजनीतिक इकाइयों को ध्यान में रखकर की जाती है। इनकी धारणाएं हम बारी बारी से देखेंगे। आप यहाँ समझ चुके होंगे कि हम आगे अगले पॉइंट पे जाते हैं। विचारधारा। जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, वैसी ही लोक नीतियों पर सरकार आगे फोकस करती है। यानी इसमें लिखा हुआ है, जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, वैसी विचारधारा का लोक नीति पर विचार दृष्टिगोचर होता है, यानी कि फोकस होता है। भारत में अनेक विचारधाराओं से जुड़े राजनीतिक दल हैं। अनेक ऐसे दल हैं जो कि विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। जैसे किसी की विचारधारा है धर्म, किसी की विचारधारा है बेरोजगारी। अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के दल हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जो अपनी ही विचारधारा से कार्यरत हैं। लेकिन जब गठबंधन होता है तो कुछ कॉमन मुद्दे नीतियों पर एकत्रित होकर नीतियाँ बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ बात की जा रही है कि जो अपनी विचारधारा से कार्यरत, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग विचारधाराओं के ऊपर, वे अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वे उसी फील्ड में काम करना चाहते हैं। सो उसमें आगे कहा जाता है कि जब इन सभी लोगों का सरकार और ऐसी विचारधाराओं के लोग आपस में मिलते हैं तो इनका गठबंधन होता है। तो मेन मुद्दे होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो इन दोनों के समर्थन से निकाले जाते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके बात की जाती है और नीतियाँ बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब आता है जनमत। जनमत का दबाव भी लोक नीति में अपनी भूमिका अदा करता है, चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो या अधिक शोषण का मुद्दा हो। नीति निर्माण में जनता की सक्रियता और प्रभाव तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होती है। हम ऐसी कोई भी नीति नहीं ला सकते जिसके प्रति जनता जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक नहीं है तो उस नीति का प्रभाव देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह जनता के किसी काम में नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए जनमत का दबाव भी इसके ऊपर बहुत अधिक होता है। अगर कोई गलत नीति लेकर आए तो सरकार में उस नीति का काम नहीं होगा, जनता उससे विरोध पर उतर आएगी। तो जनमत का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब उसमें आता है अगला पॉइंट, सरकार की छवि। प्रायः सभी सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहती हैं। कई बार सरकार की नीति को इस प्रकार से बनाती हैं कि उसकी छवि खराब ना हो। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि जनमत, जिस तरीके से जनमत का इम्पोर्टेंस है, उसी को लेकर सरकार अपनी छवि को ध्यान में रखती है। वो सोचती है कि मैं कोई ऐसी नीति ना लेकर आऊँ जो जनता के काम ना आए और जनता के सामने मेरी छवि खराब हो। तो इस पॉइंट का सीधा अर्थ ये था कि सरकार यहाँ पर अपनी छवि को बचा रही है। अब आते हैं हम बाहरी दबाव। बाहरी दबाव में हम सरकार की नीतियों पर बाहरी देशों या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर भी कार्य करती हैं। जैसे कि बाहर की जो विदेशों की नीतियाँ होती हैं, जैसे कि हमें किसी तरह की फंडिंग की ज़रूरत होती है, सो हम विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं, उसमें हम फंडिंग्स लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, किसी से हम व्यापार करते हैं, और अगर हमने कोई ऐसी नीति बनाई जिसके तहत वो मटेरियल हमने बैन कर रखा है और उस मटेरियल को हम उस पर्टिकुलर कंट्री से अगर परचेस नहीं करते हैं तो वहाँ से हमारे संबंध बिगड़ते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि हमने इसमें देखा कि 90 के दशक में निजीकरण एवं उदारीकरण आदि ऐसी दो विचारधाराएं चली, निजीकरण और उदारीकरण की। तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट, ये सारी इम्पैक्टफुल जो बाहरी दबाव थे वो कहीं ना कहीं देश के अंदर देखे जाते हैं, जो सरकार और उनकी नीतियों के ऊपर भी लागू होते हैं। जैसे कि अन्य कारकों में देखा जाए, आपदा, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत आदि का प्रभाव भी नीतियों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि लोक नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन ये आम जनता के ऊपर जब तक इम्पैक्टफुल नहीं है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर बाहरी दबाव भी देखा जा सकता है, इसके ऊपर आपदा भी आ सकती है कोई, तो उसके अंदर भी इसको बदला जा सकता है। ऐसी कई प्रकार के फैक्टर्स हैं जिसमें हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलना होता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम अगला पॉइंट समझेंगे कि हमारा सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो भैया, लोक नीति में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैक्टर को समझना है कि लोक नीति